चांद की रोशनी पेड़ों से छनकर एक जंगल के बीच बनी हवेली के सफेद गुंबद पर इस तरह पड़ रही थी मानो कोई गुंबद पर खड़ा होकर पहरा दे रहा हो। चलती हुई हवा से हिलते पेड़ और पत्तियां उस परछाई को ऐसे हिला रही थी मानो कोई वहां खड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो सफेद हवेली चांद की रोशनी में जंगल के बीच खड़ी अपने आप में किसी नायाब अजूबा लग रही थी। चारों ओर से आती झींगरों की आवाजें वातावरण में किसी अनदेखी शक्ति के होने का प्रमाण भी दे रही थीं। और तभी उस बड़ी सी हवेली के उस छोटे से कमरे में लाइट अचानक जल उठी। ये हवेली कोई ऐसी ही हवेली नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक खूबसूरत पहेली थी। अंदर से ताला लगा हुआ था और बड़ी बड़ी राजाओं की तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरों से सजी हुई उस दीवार के आगे लगी एक कुर्सी और टेबल पर एक आदमी बैठकर शराब पी रहा था। उसके पीछे एक नर्तकी की तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर का फ्रेम काफी पुराना था। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी बोल पड़ेगी। मानो उस तस्वीर में बनी उस नर्तकी की आंखें उस आदमी को ही तो देख रही थीं। कि अचानक हवा के झोंके से पर्दे हिलते हुए किसी और के वहां होने का एहसास देने लगे। वो आदमी खिड़की के सफेद उड़ते पर्दों को देखने में मस्त हो गया कि अचानक एक परछाई सांप की तरह सीढ़ियों से रेंगते हुए नीचे उतरने लगती है। रेंगती हुई वो परछाई जाकर उस तस्वीर के सामने धुआं बन के उड़ने लगती है। कुछ पल के लिए वो तस्वीर उस साए के धुएं में खो जाती है और अचानक उस फ्रेम से वो तस्वीर गायब हो जाती है। अब फ्रेम खाली था। उस आदमी को महसूस होता है कि पूरे कमरे में हल्की सी हरे रंग की रोशनी फैल गई है। वो पलटकर देखता है कि फ्रेम में से नर्तकी गायब है। वो कुछ सोच पाता कि उसे अपने एकदम पीछे घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है। छप छप छप। वो गर्दन उठाकर देखता है, अवाक रह जाता है। फ्रेम से बाहर निकलकर वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में हरे रंग की चमक थी, जिससे पूरे कमरे में हरे रंग की हल्की सी रोशनी फैल गई थी। वो कुछ कह पाता कि एक हाथ उसके सर पर आता है, उसके बालों को पकड़कर खींचने लगता है, इतनी ताकत से कि उसके सर की चमड़ी भी बालों समेत उधड़ जाती है। और फिर हवेली के चारों ओर सन्नाटे को चीरती हुई उसकी चीख सुनाई देती है। और सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। चारों ओर अंधेरे की चादर फैल जाती है और सिर्फ झिंगुर की आवाज आ रही है। वो रात की कालिक बादल बनकर चांद को भी निकल लेती है और उस हवेली की सारी खूबसूरती पर काली चादर बिछ जाती है। इस हादसे की हकीकत को कोई नहीं जान पाता और कुछ महीनों बाद उस हवेली की तरफ कोई और आ रहा था। अभीर कुमार और उसकी बीवी कोमलिका, जो कि अपनी जवानी के जोश और पैसे के नशे में चूर थे, वो उस हवेली को खरीदने जा रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, रह रहकर बिजलियां चमक रही थीं। बारिश इतनी तेज थी कि अभीर की कार के वाइपर भी बहुत तेज चल रहे थे। चारों ओर जंगल को देख कोमलिका सक पकाई सी अभीर को बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं अभीर? या जंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। हम कहीं गलत तो नहीं आ गए? ना जीपीएस चल रहा है ना इंटरनेट, पता नहीं हम सही जा भी रहे हैं कि नहीं। अबीर ने खिंचकर कहा, थोड़ी देर चुप रहोगी? वर्धमान ने यही तो बताया था, रामपुर से 110 किलोमीटर चलने के बाद एक कच्ची सड़क आएगी। अब बारिश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी कौन सी हवेली जो गूगल पे भी नहीं दिख रही? कोमोलिका ने अपना मोबाइल चेक करते हुए कहा। इस पर अबीर ने जवाब देते हुए कहा, मैडम यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, किसी से पूछ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर तुम्हें कोई शेर, चीता या हाथी रास्ता बता सकता है, और कोई तो यहाँ पर तुम्हें मिलने वाला नहीं इतनी बरसात में। कोमलिका चिढ़ते हुए बोली, प्लीज वापस चलो, मुझे घबराहट सी हो रही है। हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर पड़ती तेज बारिश के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था।
अभीर फिर भी गाड़ी चलाता रहा कि तभी अचानक उन्हें दूर एक साया दिखाई दिया, हल्के सफेद रंग का। कमोलिका ने अभीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभीर गाड़ी रोक दो, यू टर्न ले लो, वो देखो सामने, वो सामने देखो, उस तरफ इशारा करते हुए कहा। एक पल के लिए अभीर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी, पर वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। डरो नहीं, कोई भूत थोड़े ना है। पर कमोलिका के लाख मना करने पर भी वो उस ओर बढ़ चला। जैसे ही अभीर नजदीक पहुंचा तो उसने पाया कि वो एक लड़की है। उसने सफेद रंग का रेनकोट पहना हुआ है, अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी पीठ उनकी तरफ है। अभीर समझ गया कि इस लड़की की स्कूटी खराब हो गई है। कार की रोशनी को अपने नजदीक पाकर वो लड़की मुड़ी कि कार की हेडलाइट की रोशनी से उसकी आंखें चुंधियाने लगती हैं। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में दो छोटे छोटे हरे रंग के बल्ब जल रहे हों। अभीर गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछता है, अब एक्सक्यूज मी, कोई मदद चाहिए? लड़की झुककर अंदर देखती है, जहां अभीर के बगल में कोमोलिका बैठी है। उसके सर पर रेनकोट, उससे टपकता पानी और आंखों में एक चमक देखकर कोमोलिका अभीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है, मानो कहना चाहती हो कि इसको अंदर मत बुलाना। कि लड़की कहती है, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई है, आपको कहाँ जाना है? वर्धमान हवेली। अभीर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। इतना सुन लड़की उसकी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। अब मैं भी उसी तरफ जा रही हूं, अगर एतराज ना हो तो मैं लिफ्ट ले लूं। इतना देख कोमोलिका हैरान थी कि उस लड़की ने इजाजत तो मांगी, पर हमने इजाजत तो नहीं दी। पर अभीर ने लड़की का स्वागत करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ चला। उस लड़की के इशारे पे अब अभीर अपनी कार चला रहा था। कार की हेडलाइट अब एक कच्चा रास्ता दिखाने लगती है। अभीर कार उस रास्ते पर दौड़ा देता है। कोमोलिका बैक मिरर से देखती है कि वो लड़की अभीर को बिना पलक झपकाए घूरे जा रही थी। उसे कुछ अजीब सा लगता है। तभी वो लड़की बोलती है, हाय, मेरा नाम शमा है। और अभीर जवाब देता है, मैं अभीर कुमार, और ये मेरी पत्नी है कोमोलिका। हम वो वर्धमान जी की हवेली खरीदने जा रहे हैं। आपको उस पुरानी हवेली में क्या नजर आ गया जो आप उसे खरीदने की सोच रहे हैं? शमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अभीर ने हंसकर जवाब दिया, जी क्या करें, हमारी बेगम साहिबा को वीरान चीजों से प्यार है, जैसे कि हमसे भी तो प्यार करती है। कमोलिका को यह मजाक पसंद नहीं आया। उसने नकली सी हंसी हंस दी। शमा ने आगे कहा, नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है, कोई तो इनका भी कदरदान होना चाहिए ना, नहीं तो पुश्तों की धरोहर यूं ही खंडर में तब्दील हो जाएगी एक दिन। तभी अभीर और कोमोलिका को सामने एक हवेली दिखाई पड़ी, जिसके एक कमरे में लाइट जल रही थी। शमा कहती है, लीजिए, आपकी मंजिल आ गई, मुझे यहीं उतार दीजिए, और लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभीर कहता है, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए, आपने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया। शमा मुस्कुराती है और कहती है, अभी पहुंचे कहाँ हैं? और बाय कहकर निकल जाती है। ये देख कोमोलिका गुस्से में अभीर से कहती है, शुक्रिया है? कोई भी अनजान लड़की मिलेगी तो क्या उसे इस तरह से हंस हंस कर बातें करोगे? अभीर कहता है, पागल हो क्या, हमें रास्ता पूछना था, कोई लड़का होता तो मेरा तरीका ऐसा ही होता। अचानक अभीर ने पाया कि उस तरफ बारिश बंद हो चुकी है और धीरे धीरे बादल छट रहे थे। बादलों के छटते ही चांद उनमें से झांकने लगा, जिसमें सामने वो हवेली चमक रही थी। अभीर ने कोमोलिका को दिखाते हुए बोला, वो देखो सामने। कोमोलिका की नजर सामने गई तो उसने देखा वही सफेद हवेली, जिसके गुम्बद पर अब रह रहकर चांद की रोशनी पड़ रही थी। कोमोलिका हवेली की सुंदरता को देखकर सब कुछ भूल गई। अभीर ने हवेली के बाहर दरवाजे पर कार खड़ी की और अभीर और कोमोलिका बाहर निकल कर आ गए। अभीर ने आवाज लगाई, कोई है? कोई है? कि अचानक हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुला। एक लंबी चौड़ी डील डॉल वाला आदमी बाहर आता है।
उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहने, हाथ में राइफल लिए वो आकर पूछता है, आपको रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? अभीर और कोमलिका हैरान है। वो आदमी अभीर को अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं इस हवेली का चौकीदार हूं, सुरेंद्र चौहान। आप अंदर आइए, मुझे वर्धमान साहब ने बताया था कि आप लोग आने वाले हैं। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अभीर और कोमलिका को राजाओं जैसा एहसास होने लगता है। इतना बड़ा दरवाजा, इतनी खूबसूरत नक्काशी। जैसे दरवाजा खुला, कोमलिका और अभीर दोनों की आंखें चुंधिया गईं। अंदर का नजारा उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें चारों ओर लगी हुई थीं। राजा की तस्वीर के बराबर में एक नर्तकी की तस्वीर लगी हुई थी। इनकी क्या कीमत होगी चौहान साहब? अभीर ने पूछ लिया। चौहान अजीब ढंग से दोनों को घूरता है और कहता है, मैं नौकर हूं साहब, कल वर्धमान साहब आएंगे, वही बता पाएंगे। वैसे वर्धमान साहब के पूर्वज मुगलों के यहां कपड़े के व्यापारी थे और ये हवेली मुगलों ने ही उन्हें खुश होकर तोहफे में दी थी। अब वर्धमान साहब का करीब करीब सारा खानदान लंदन में रहने चला गया है, इसीलिए वो ये हवेली बेच रहे हैं। कोमलिका की नजर अभी भी उस नर्तकी पर है। वो उसकी तस्वीर को देखकर पूछ लेती है, ये चौहान साहब, ये नर्तकी कौन है? यहाँ राजा की तस्वीर के बराबर में तो किसी रानी की तस्वीर होनी चाहिए थी ना। चौहान उसी अंदाज में कहता है, राजा नर्तकी से, रानी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए रानी ने नर्तकी को मरवा दिया और राजा ने रानी को हवेली से निकलवा दिया, इसीलिए यहां नर्तकी की तस्वीर लगी हुई है। अभीर ये सब सुन बहुत खुश हो रहा था। वो कोमलिका का हाथ पकड़कर कहता है, कितना सही है ना कोमलिका, हम जल्द ही मुगलों की हवेली के मालिक होंगे। चौहान साहब, आप वर्धमान जी को आज ही संदेश दे दीजिए, हवेली हमारी हुई। इतनी भी जल्दी क्या है साहब, आप लंबे सफर से आए हैं, कुछ देर आराम कर लीजिए, कुछ खा लीजिए। यह कहकर वो उन्हें डाइनिंग टेबल की ओर ले गया, जहां पूरी मेज पर राजघरानों की तरह शराब और भोजन परोसा गया था। दोनों और भी ज्यादा खुश हो गए। मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूं, आप स्नान करके खाना खाकर आराम कर लीजिए, मैं आपको सुबह मिलूंगा। कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। चौहान के जाते ही अभीर प्यार से कोमलिका का हाथ सहलाने लगता है, जिस पर कोमलिका हाथ झटक कर कहती है, बुलाओ ना उसी लड़की को जिससे इतने प्यार से बात कर रहे थे कार में। मैं नहाने जा रही हूं। और ये कहकर कोमलिका ऊपर चली जाती है। अभीर शराब की बोतल खोलने लगता है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। वो जाकर खिड़की खोलता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाओं में उड़ते सफेद रंग के पर्दे और बाहर से आ रही झिंगुर की आवाजें। हवेली के चारों ओर सिर्फ चांद की रोशनी फैली हुई है, पर दूर से कोई इस वीरान हवेली को देख रहा है। कौन है वो? किसकी नजर है इस हवेली पर? और अब कोमलिका और अभीर पर जानेंगे अगले भाग में।